पहला सप्ताह में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी एक बार नजर डालने एसजीएक्स निफ्टी पर बेहद शांत ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 4-5 अंकों की मजबूती 8780 और कल की प्रीमियम 36 पॉइंट की निकाल कर अगर आप देखें तो उस लिहाज से शायद भारतीय बाजार कल के लेवल के आसपास ही खुलते हुए नजर आए। एशियाई बाजारों में निक्के में 0.5% का नुकसान है, लेकिन बाकी ज्यादातर बाजार हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो एशियाई बाजारों का माहौल उतना बुरा नहीं है, खासतौर से शंघाई के बाजार 1.5% ऊपर है। अमेरिकी बाजारों में भी एक पॉजिटिव क्लोज होते हुए हमने देखा था और यूरोप के बाजार भी कल के सेशन में मजबूत थे। रुपए में कल कुछ मजबूती देखने को मिली थी 15-16 पैसे की। तो आज देखना होगा करेंसी बाजार में हम किस तरह से शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्रूड के दाम तेजी से उछलते हुए नजर आए। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 116 अंक ऊपर निफ्टी नजर आ रहा है। 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी इस वक्त सेंचुरी मारता हुआ। एचडीएफसी लिमिटेड 9% ऊपर और यहीं से मजबूती आती हुई दिख रही है। टाटा मोटर्स में है 3% की मजबूती। ये दो स्टॉक हैं जो पॉजिटिव साइड पर खुलते हुए दिख रहे हैं इस वक्त, और कोटक महिंद्रा बैंक में भी 2.5% का इजाफा आपको देखने को मिलेगा। बजाज ऑटो 6% नीचे है। अल्ट्राटेक सीमेंट में 3% का नुकसान और लीवर 2-2.5% कमजोर। रुपए की चाल आपके सामने 2 पैसे की मामूली कमजोरी के साथ करेंसी मार्केट ने शुरुआत की, तो कोई खास बदलाव वहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। ये है इस वक्त का रुझान शुरुआती कारोबार का। देखना होगा प्री ओपनिंग सेशन किन लेवल्स के आसपास सेटल होते हैं। लेकिन एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन आज रहेगा, वो है इंडसइंड बैंक, और यहां पर नतीजों के दम पर क्या खरीदारी का मौका बनता है। नतीजों के ठीक पहले खासतौर से शर्मा साहब, चूंकि डीसीबी ने शुरुआत की है, छोटा बैंक है लेकिन नंबर्स मजबूत दिए है। इंडसइंड बैंक से भी उम्मीद की जा रही है कि ग्रोथ अच्छी रहेगी। क्या खरीदारी का मौका दिखता है आपको नतीजों के पहले? मेरे ख्याल से इन चीजों को आपको सिस्टमेटिकली बाय करते रहना चाहिए, जब गिरता है तब और जब कोई अच्छा नतीजा है तब। तो इस वक्त ठीक ठाक है, पर आपको अगर लेना हो, एक राय देनी हो, तो आप इंडसइंड बैंक ले सकते हैं। प्रॉफिट्स में ग्रोथ करीब 30% जैसा एक्सपेक्टेड है और एनपीएज आप देखेंगे कि फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे। मुझे ये स्टॉक इसलिए भी पसंद है कि यहाँ पे इन्होंने जो अपना करीब 16% का इनका पोर्टफोलियो है जो कमर्शियल व्हीकल्स को उस सेगमेंट को एड्रेस करता है, और वहां पे इन्होंने मेरे ख्याल से उतनी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी गलती हो सकती है, लेकिन ये करीब फिक्स्ड टेन्योर पे पैसा दे रखा है। तो अगर किसी भी प्रकार की जो कटौती होती है उसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा, तो उस दृष्टि से, और वो सेक्टर भी अच्छा ग्रो कर रहा है कमर्शियल ग्रोथ का, तो इसलिए भी मुझे पसंद है। तो मेरे ख्याल से इंडसइंड बैंक अभी खरीदा जा सकता है, और अगर किसी कारण से गिरावट होती है तो उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी किसी भी गिरावट में, किसी भी दबाव में स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। रुपए की ओपनिंग शायद आपने मिस आउट करी है, तो 62.35 यानी कि बेहद शांत शुरुआत रुपए की हो रही है। 62.36 पे मेरे ख्याल से कल क्लोजिंग हुई थी, और आज 62.35, 62.36 के जोन के आसपास कामकाज हो रहा है। हमने टीसीएस की बात करी, टीसीएस की रणनीति की बात करी शायद, लेकिन बाजार के दौरान आज एक मिड कैप आईटी कंपनी भी अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगी, माइंडट्री। रजत, आपके पास आऊंगा, आप क्विकली इसके प्लीज चार्ट्स देख लीजिए। इस बीच आपको बता दूं माइंडट्री में क्या एक्सपेक्टेशंस है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माइंडट्री की जो डॉलर आय है एकदम सपाट, एकदम फ्लैट देखने को मिलेगी। वजह है कि इसके दो बड़े जो क्लाइंट्स हैं उनके प्रोजेक्ट में जो रैंप अप होता है, यानी कि जो प्रोजेक्ट्स को हम आगे बढ़ाते हैं, उसमें थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है। ये रिटेल और कंज्यूमर वर्टिकल्स के दो बेहद इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं, इसलिए डॉलर आय में मोमेंटम शायद ना देखने को मिले। और इनफैक्ट मुनाफे में तो एक्सपेक्टेड है कि 12% के आसपास सीक्वेंशली, यानी कि तिमाही दर तिमाही आज शायद एक कमजोरी एक कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। रजत, चार्ट्स क्या कह रहे हैं माइंडट्री के, और इनफैक्ट कोई मिड कैप आईटी कंपनी जो आपको पसंद आ रही है उन लेवल्स पे? कि फिलहाल आज के दिन जब टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है, तो मैं कोई आईटी में लॉन्ग पोजीशन लेना नहीं चाहता, क्योंकि माहौल इसमें उतना बेहतरीन तो है नहीं। मैं माइंडट्री के बारे में ये कहूंगा कि माइंडट्री पिछले 4 दिन से जो वीकनेस दिखा रहा है, एक टॉप बना के 1600 के आसपास में जो टॉप बनाया था, उसके बाद में नीचे आ रहा है। पॉसिबिलिटी हैज इट दैट ये अगर कोई कारण से 1397 जहां पे इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो टूट जाए, तो ये नीचे 1350 से 1340 के बीच में भी आ सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले अक्टूबर के महीना में और कुछ दिनों पहले लास्ट मंथ में भी एक बार ये 90 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है, तो दोबारा उस मूविंग एवरेज को टेस्ट होने की पॉसिबिलिटीज दिखता है। बट मैं ये आपका दर्शकों को कहना चाहूंगा कि इसका जो अप ट्रेंड है, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड, वो अभी भी बरकरार है। जब तक ये 90 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिसाइसिवली ना तोड़ देते हैं, ये सिर्फ कोर्स करेक्शन ही रहेगा, कोई खास वीकनेस नहीं रहेगा। बट कोई कारण से वो अगर टूट जाता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए।
ओके, तो ये है राय यहाँ पर माइंड ट्री पर लेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बार ट्रेडिंग कॉल्स देख लेते हैं कहां पर आज आपके लिए मौके बन सकते हैं। खासतौर से कल के इतने भारी भरकम उतार चढ़ाव के बाद ये जानना जरूरी कि खरीदारी के मौके ज्यादा दिख रहे हैं या फिर शॉर्ट पोजीशन के। बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताइए। जी, आज मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है और सभी जानकार एक बिकवाली और एक खरीदारी की कॉल लेकर चल रहे हैं। शुरुआत खरीदारी की कॉल से पहले करते हैं। बोनाजा पोर्टफोलियो के पुनीत किंद्रा ने कोलगेट में खरीदारी करने की राय दी है। यहाँ पर 2100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की राय और अगले 1 से 2 दिन में 22-25 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। और अपने दूसरे कॉल में ये ऑटो काउंटर हीरो मोटोकॉर्प में बिकवाली करके चलने की राय दे रहे हैं। इनका मानना है कि अगले 1 से 3 दिन में स्टॉक में 60 तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलने की राय। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए हैं रजत बोस। गुड मॉर्निंग रजत, बताइए आज आपकी राय किस तरफ होगी, बिकवाली या खरीदारी की? See, I would buy Ceylon Exploration. Ceylon Exploration is a oil and gas sector company. इसमें 253 रुपया 50 पैसा के नीचे आप स्टॉप लगाइए और 264 और 68 का उम्मीद करिए। मैक्सिमम कल तक इसका टारगेट बन जाना चाहिए, ऐसा ही मैं उम्मीद करता हूँ। कच्चे तेल में जो तेजी आए हैं वो बरकरार रहेगा, ऐसा ही मैं सोचता हूँ। इसीलिए इसमें तेजी का संकेत दिया है, बाय रिकमेंडेशन दिया है। कैवियट हियर इज दैट आई होल्ड इन्वेस्टमेंट पोजीशन इन सेलर एक्सप्लोरेशन फॉर द लास्ट 5 years। इसके अलावा मैं JSW एनर्जी में सेल कॉल दे रहा हूँ। पूजा, आपने सही कहा है, मेरा भी एक सेल एक बाई है। JSW एनर्जी कल वीकनेस दिखाया, इसमें 116 रुपया 25 पैसा के ऊपर में आप स्टॉप लगाइए। 114 के नीचे जाने से ही इसमें सेल कीजिए। 110 रुपया 25 पैसा आपका टारगेट होगा। ये मैं आज के दिन एक्सपेक्ट करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2 बजे के आसपास में ये टारगेट मीट होना चाहिए, नहीं तो एक बार पोजीशन को हल्का करिए या तो निकल जाइए। थैंक यू रजत, आप बने रहे हमारे साथ। आखिरी कॉल में भी एक बिकवाली करने की राय आ रही है। जय ठक्कर ने आदित्य बिरला नुवो में बिकवाली करने की राय दी है। इनका मानना है कि लोअर ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है ये स्टॉक, तो अगले 2 दिनों में 17 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आज सारे कॉल्स में करीब 3 कॉल्स में बिकवाली करने की राय आ रही है और 2 में खरीदारी। चलिए, तो मिक्स्ड है, 3 बिकवाली 2 खरीदारी करने की रणनीति है। पूजा ने वो कॉल समअप करी थी आपके लिए, इनको आप आज ट्रेड के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं आइडियाज को। लेकिन नितिन, कल हमने वायदा में स्पेसिफिकली देखा था, हालांकि बैंक निफ्टी में एक प्रेशर आता हुआ नजर आया था, तो एक तो क्विकली बैंक निफ्टी पे आपसे चेक लेना चाहूंगा, क्या लग रहा है सर उसको देखकर, किस तरह की अनवाइंडिंग कल हुई है, यहां से क्या रणनीति होगी? और साथ साथ इनफैक्ट कुछ मिड कैप PSU बैंक्स कल फाइनली अच्छे अप मूव्स दिखा रहे थे वायदा में। अगर मैं सही हूं तो OBC, IDBI, बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, इन सब में 2 से 3.5-4% के आसपास का मूव था। ये मिड कैप PSU बैंकिंग पॉकेट के अभी भी अच्छा मोमेंटम डिलीवर कर सकती है? देखिए आशीष, बैंक निफ्टी में कल जो अनवाइंडिंग हुई है वो 3 बजे के बाद काफी पोजीशन अनवाइंड हुई है। उसके पहले काफी हद तक लॉन्ग पोजीशन बनी हुई थी। अगर बैंकिंग के आप स्टॉक्स भी देखेंगे तो जितने भी PSU बैंक्स हैं उसमें सब में लॉन्ग पोजीशन थी, और 3 बजे के बाद जो नेट भाव कॉपी आई उसमें आप देखेंगे तो डेटा में अनवाइंडिंग है, यानी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन नहीं बनी है। जो लॉन्ग पोजीशन कैरी हो रही थी 2-3 दिनों से वो अनवाइंड हुई, तो इसे एक पॉजिटिव तरीके से हम लोग देखते हैं कि स्टॉक्स में बढ़त है मगर लॉन्ग पोजीशन की अनवाइंडिंग हुई है। दूसरा, जो बैंक निफ्टी में मेजर प्राइवेट बैंकिंग का ज्यादा वेटेज है, उसमें 1-2 बैंक हैं जिसमें कुछ शॉर्ट पोजीशन बनी है। जैसे एक्सिस बैंक में करीब 8% ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, शॉर्ट पोजीशन बनी है। बाकी और कुछ बैंक्स में लॉन्ग भी बनी है, जैसे कोटक बैंक में हम लोग लॉन्ग देख रहे हैं, यस बैंक में लॉन्ग है, इंडसइंड बैंक में लॉन्ग है। तो नेट समरी ये निकल रही है कि बैंक निफ्टी का जो स्पॉट का सपोर्ट एरिया है वो 18,500 के आसपास है, रेसिस्टेंस 19,000 की रेंज में है, इसी रेंज में ट्रेड होना चाहिए। बट अगर थोड़ा भी निफ्टी में बाउंस बैक आता है तो आपको बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस हो सकता है दिखेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर लास्ट एक्सपायरी से अभी तक देखेंगे तो काफी हद तक लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है। तो मुझे लगता है कोटक बैंक पे हमें फोकस करना चाहिए, यस बैंक पे करना चाहिए, और प्राइवेट PSU बैंकिंग से यस बैंक है और कैनरा बैंक है और PNB है, इन तीनों पे पोजीशन बनी हुई है। अगर बाउंस बैक निफ्टी में आता है तो ये ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इन सारे स्टॉक्स में आज के सेशन में एक्शन दिख सकता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग खबर जो दिख रही है वो है फ्यूचर ग्रुप भारती के रिटेल कारोबार के साथ किसी तरह का जॉइंट वेंचर या हाथ मिला सकता है और साथ में कारोबार करने की खबरें आती हुई दिख रही है, और इस तरह के रिटेल कारोबार के लिए विलय के लिए बातचीत चलती हुई दिख रही है। शर्मा साहब, आपसे राय लेना चाहता हूं, क्या फ्यूचर रिटेल या फिर फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइजेस इस तरह की कंपनियों के लिए एक पॉजिटिव रुझान बन सकता है? क्या खरीदारी के मौके दिखते हैं आपको?
ये इनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कवरेज नहीं है, लेकिन और मेरे पास ये स्टॉक इस वक्त अपनी होल्डिंग में है भी नहीं, तो उस दृष्टि से आपको ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह का जो पॉजिटिव समाचार आता है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट पॉजिटिव ही पड़ता है, नेगेटिव पड़ने का सवाल नहीं उठता है। और यहाँ पे जो तेजी है वो अगर स्टॉक पहले ही बढ़ जाए तो आप उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर हल्का गर्म स्टॉक हो तो 1 या 2% ही बढ़त देखने को मिले ये समाचार के बाद ओपनिंग के अंदर, उस वक्त आप स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस ले सकते हैं। अन्यथा ये जो सेक्टर है हमारा लॉन्ग टर्म में तो इस सेक्टर में बहुत अच्छा व्यू है, लेकिन इंडिविजुअली इस ग्रुप के ऊपर कमेंट करना इस वक्त मुश्किल है। ओके, लेकिन शर्मा साहब शुगर स्पेस पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि कल देर शाम फूड मिनिस्टर की तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो ये कह रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी शुगर पर 25% से बढ़ाकर 40% तक करने पर वो विचार करें, जिस तरह से शुगर कंपनी को दिक्कतें हो रही है घरेलू बाजारों में। क्या शुगर शेयरों में एक उछाल जो आज दिख रहा है सुबह सुबह के कारोबार में, खरीदारी का मौका है या फिर इस उछाल में एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? मेरे ख्याल से इसको एज ए ट्रेडिंग बाउंस ही समझना चाहिए कि जो सरकार के जो बलबूते के ऊपर आप कितने दिन परफॉर्म अच्छा कर सकते हो, जब आपके फंडामेंटल्स उतने अच्छे फिलहाल नहीं है और ये काफी समय से डाउन ट्रेंड में है, तो उस दृष्टि से मेरे ख्याल से इसको बाउंसिंग के तौर पे ही यूज करना चाहिए। अपनी पोजीशंस अगर हो तो उनको घटाना चाहिए, और इसके अंदर जो ग्रो होगा, जो अगले जो मूवमेंट आएंगे इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर, वो आएंगे कंसोलिडेशन के। तो उसके तहत जो कंपनी जब कंसोलिडेशन के अंदर कोई विदेशी कंपनी खरीदती है या आप किसी दूसरी कंपनी को खरीदते हैं या कोई कंपनी बिकती है, तो जो कंपनी बिकेगी उसको बेहतर वैल्यूएशन मिल पाएंगे, पर वो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। फिलहाल इसको ट्रेडिंग बाउंस को आप यूज कर सकते हैं पोजीशंस को कट करने के लिए। रजत, 2 स्टॉक्स चार्ट पे, BHEL जहां पे मेरे ख्याल से कल तो एक अच्छा खासा दबाव था, 3.5-4% के आसपास ही कमजोरी के साथ कल ये काउंटर क्लोज हुआ था। चार्ट्स पे BHEL कैसा लग रहा है? और साथ साथ एक स्टॉक जो ऑफ लेट बड़ा हरकत पे था, हालांकि कल तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा प्रेशर आया था, सेंचुरी टेक्सटाइल्स का। क्या चार्ट्स पे कुछ सीरियस ब्रेकडाउन हुआ है? यहां से क्या वो अपमूव जो थे, मोमेंटम जो था वो अब इंटैक्ट नहीं रहेगा? देखिए, पहले BHEL का बात कर लेते हैं। BHEL अगर 230 के नीचे ट्रेड करना चालू करे तो इसमें वीकनेस आने की संभावना है। 230 से लेके 228 इस रेंज तक का, 227, 27.5 इस रेंज तक का जो सपोर्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अभी ये सपोर्ट टूट जाने से BHEL 220 भी तोड़ देगा, उसके भी नीचे जाएगा। एज सच इट इज लुकिंग वीक फॉर दिस रीजन, डिस्पाइट सेवरल अटेम्प्ट्स, कई बार अटेम्प्ट करने के बावजूद भी पिछले 1 महीना से ये अपना 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 245 पे है उसको पार करके ऊपर नहीं जा पा रहा है। नॉर्मली इतने बार अटेम्प्ट के बाद में वो निकल जाना चाहिए था, बट ये नहीं सक रहा है। मतलब कोई भी कारण से बाजार में वीकनेस आएगा तो BHEL काफी नीचे चला जाएगा। जहां तक सेंचुरी का सवाल है, मैंने ये कहना चाहूंगा कि सेंचुरी टेक्सटाइल फिलहाल एक अच्छी अपट्रेंड दिखाया, कल थोड़ी सी वीकनेस दिखाया, बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि 735 ये लेवल इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जब तक वो लेवल ना टूटता है तब तक कोई खास दबाव आएगा ऐसा समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों में भी ऐसा किया कि नीचे गया, फिर अपना 5 डे मूविंग एवरेज के आसपास से बाउंस करके ऊपर चला गया। जब तक वो नहीं होता है, जब तक RSI जो 70 के ऊपर मेंटेन कर रहा था, फिलहाल सिर्फ 69 के आसपास है, इससे नीचे जाके 65 का लेवल भी तोड़ नहीं देते 14 RSI, तब तक टेक्निकल वीकनेस इसमें मानना नहीं चाहिए। ओके, लेकिन फार्मा स्टॉक्स इस पर राय लेना चाहता हूँ, खासतौर से लुपिन और औरोबिंदो फार्मा पे नितिन आपकी, क्योंकि लुपिन पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से थोड़ी सी नेगेटिव रिपोर्ट भी आती है दिख रही है। उनका ये मानना है कि कल जो औरोबिंदो फार्मा को एक ड्रग की अप्रूवल मिली है वो लुपिन के लिए नेगेटिव है और औरोबिंदो के लिए काफी पॉजिटिव है। क्या लगता है इन दोनों स्टॉक में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आज? देखिए जी, लुपिन में शॉर्ट पोजीशन गई है और फार्मा में अगर आप देखेंगे तो लास्ट 4-5 दिन से ऑलरेडी करेक्शन चल रही थी। मतलब निफ्टी के करेक्शन होने के पहले आप देखेंगे तो फार्मा में ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग है और लास्ट 4-5 दिनों में अनवाइंडिंग के साथ साथ शॉर्ट पोजीशन भी बनी है। कल कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें अच्छे खासे अनवाइंडिंग हुई है, जैसे वॉकआउट फार्मा में आप देखिएगा काफी अनवाइंडिंग है जिसके चार्ट्स भी वीक हो गए। लुपिन का चार्ट भी वीक होना चालू हो गया। अब रेसिस्टेंस हमारा 1980 के रेंज में आ रहा है, तो मुझे लगता है लुपिन में दबाव रहना चाहिए। अरविंदो फार्मा ये डिस्क्लोजर हुआ, कल हमने BTST को दी थी अपने क्लाइंट्स को।
अब इसमें देखते हैं आज कैसे रिएक्शन होता है, बट इसमें जो पोजीशनिंग है उसके हिसाब से कल अनवाइंडिंग थी। और अगर पूरे फार्मा में देखते हैं तो मुझे सबसे स्ट्रांगेस्ट ग्लेनमार्क फार्मा लग रहा है, रिलेटिवली भी स्ट्रांग है और उसमें अभी भी लॉन्ग पोजीशन काफी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो फार्मा में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा होनी चाहिए। वॉकहार्ट वीक रहेगा, लुपिन वीक रहेगा, हो सकता है अरविंदो फार्मा में थोड़ा बाउंस बैक आ जाए। ग्लेनमार्क फार्मा भी लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो ये राय आती हुई अरविंदो और ग्लेनमार्क में पॉजिटिव मूव आने की संभावना। प्री ओपनिंग सेशन में भी मूव पॉजिटिव आने की संभावना, खासतौर से सेंसेक्स में 75 अंकों की मजबूती, 1/4% ऊपर, लेकिन निफ्टी शांत शुरुआत के संकेत देता हुआ 6 अंक ऊपर है। मिड कैप शेयरों में भी 1/4% ऊपर शुरुआत हो सकती है। बैंक निफ्टी भी फ्लैट खुल सकता है। ये संकेत प्री ओपनिंग सेशन के आते हुए दिख रहे हैं। और स्टार परफॉर्मर हो सकता है क्रूड के उछले हुए दामों के दम पर केन इंडिया का स्टॉक, जो कि प्री ओपनिंग सेशन में 1.5% ऊपर दिख रहा है। पहली टिक आपकी 40 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर है 8 अंकों की मजबूती। मामूली पॉजिटिव शुरुआत होती दिख रही भारतीय बाजारों की। 0.25% के गेंस के साथ केन इंडिया टॉप गेनर है। इंडसइंड बैंक आज नतीजों के पहले आधा से 0.5% मजबूत है। टाटा मोटर्स ने ग्लोबल सेल्स आंकड़े पेश किए, 0.5% की तेजी यहां पर दिखेगी। ओएनजीसी, जो कि वीके शर्मा साहब और नितिन दोनों ही कह रहे थे खरीदारी कीजिए, 1.25% की मजबूती के साथ इस शेयर ने आज शुरुआत की है। इन्फोसिस पॉजिटिव खुलता हुआ दिख रहा है और कुछ खरीदारी सन फार्मा में आती हुई नजर आ रही है। सेसा स्टेलाइट 0.5% ऊपर है और हिंडाल्को भी। ये सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में, लेकिन स्टार परफॉर्मर केन इंडिया ही 2.25% के मूव के साथ। कमजोर शेयरों का जिक्र करें तो ल्यूपिन, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, 1.5% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डीज में 1% का नुकसान है। टीसीएस आधा 0.5% नीचे खुल रहा है। और बैंकिंग शेयरों में बैंक ऑफ बड़ौदा पर थोड़ी सी हिट आती हुई दिख रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट 0.5% नीचे है। लीवर में 1% का नुकसान है और यही वजह की बाजार एकदम शांत हो चुके हैं। अब सेंसेक्स 6 अंक पर, निफ्टी 3 अंक नीचे है। आइए वायदा कारोबार की तरफ है। एचपीसीएल यहां पर टॉप लूजर 1.5% के नुकसान के साथ, और इसके ठीक नीचे है ल्यूपिन, एचयूएल, एशियन पेंट्स जैसे डिफेंसिव स्टॉक्स आज प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होते हुए दिख रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प में भी 1% का नुकसान। मजबूत शेयरों में टाटा मोटर्स, डीवीआर। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि अब डीवीआर को भी निफ्टी में शामिल किया जा सकता है। इस पर विचार किया जा रहा है और उसका फायदा टाटा मोटर डीवीआर को मिलता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं 2.25% ऊपर है। आईशर मोटर्स में यहां पर एफआईएस की लिमिट 49% तक कर दी है आरबीआई ने, और इसका फायदा मिलता हुआ स्टॉक को 0.25% की गेंस के साथ। और अरबिंदो फार्मा 1.5% की दमदार मजबूती दिखाता हुआ। केन इंडिया में भी 2% की तेजी। तो और जिंदाल स्टील एंड पावर के लिए भी आज अहम दिन है, क्योंकि शारदा माइंस को लेकर इनकी आज सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में यहां पर एक फैसला आने की उम्मीद की जा रही है। ये स्टॉक पॉजिटिव खुलता हुआ दिख रहा है। तो एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक जरूर है, लेकिन सारे इंडाइसेस एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, बैंक निफ्टी जरूर है जो अच्छी कमजोरी दिखा रहा है, लेकिन इनके अलावा खबरों के दम पर कहां एक्शन दिख रहा है आशीष? सेंसेक्स निफ्टी एकदम कंसोलिडेट करते हुए कल के लेवल्स के आसपास। ब्रॉडर मार्केट्स में हल्का मोमेंटम है, लेकिन वो भी कहना चाहिए कल के लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं। पॉकेट वाइज बैंक से हाईलाइट करा, उसमें कमजोरी है। उसके साथ साथ ध्यान रखें कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल्स में फिर से थोड़ी सी कमजोरी के साथ ही शुरुआत होती हुई आपको नजर आएगी। ऑयल एंड गैस में मोमेंटम है, ऑब्वियस है, तो ऑयल एंड गैस टैक फोकस में है। और कुछ हद तक ऑटो में खरीदारी आती हुई, शायद जो पेट्रोल डीजल की कीमतें पास ऑन हुई है उसका भी शुद्ध फायदा मिलता हुआ। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, गैमन इंडिया 18% का उछाल है, क्योंकि 800-850 करोड़ रुपए के आसपास के कंपनी ने ऑर्डर्स बैक कर रहे हैं। उसकी खबर कल बाजार बंद होने के बाद आई थी। शार्प मूव, शार्प बाउंस ऑब्वियसली आता हुआ। हमने चीनी शेयरों की बात करी जिनके लिए कुछ पार्शियल बेनिफिट होगा। बजाज हिंदुस्तान ऑलमोस्ट 6.25% के आसपास की मजबूती। श्री रेणुका में 3% के आसपास का मूव है। एचएमटी एक इंटरेस्टिंग प्ले है। कहा जा रहा है जो मोदी जी गए हुए हैं टूर पे, कुछ बड़े करार करे गए हैं, उसमें से स्पेसिफिक कुछ करार एचएमटी के लिए डायरेक्टली हैं। उसका फायदा स्टॉक को मिलता हुआ 5-5.5% के आसपास का। केईसी इंटरनेशनल कहा जा रहा है कुछ टेलीकॉम एसेट से कंपनी बेचेगी, उसका फायदा है 4% के आसपास का पॉजिटिव मूव है। और केईसी इंटरनेशनल तो लगातार तगड़े मोमेंटम में है। बलरामपुर चीनी में भी अच्छा मोमेंटम है। फ्यूचर ग्रुप फोकस में होना था ऑब्वियसली, क्योंकि भारतीय रिटेल के साथ शायद एक विलय होता हुआ नजर आए, जिसका लीडिंग पार्टनर फ्यूचर ग्रुप होगा। फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर, इस ग्रुप की तमाम कंपनीज एक्शन में है। सेलम एक्सप्लोरेशन, शर्मा साहब ने बोला, रजत बोस साहब ने बोला, दोनों की पसंदीदा स्टॉक था। 0.3% के आसपास का पॉजिटिव साइड में मूव देखने को मिल रहा है। दीपक फर्टिलाइजर, जहां पे एक और ट्रांच कल बेचा है इसकी सब्सिडरी ने बैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर में, वहां पे हम देख रहे हैं 0.2% के आसपास का पॉजिटिव मूव आता हुआ। रिलायंस, जिसके कल तिमाही रिजल्ट्स आने वाले हैं, बाजार बंद होने के बाद तिमाही रिजल्ट्स आएंगे। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर इसी कंपनी के हम पार्ट हैं, स्वामित्व और प्रबंधन इसका उन्हीं के पास है। वहां पे हम देख रहे हैं पॉजिटिव साइड में मोमेंटम इंटैक्ट है। इन्फोसिस, ध्यान रखें टीसीएस के आज रिजल्ट्स आने वाले, उससे पहले 2.3% की बढ़त के साथ कामकाज है। बीएचईएल कल प्रेशर में था, आज कुछ ट्रेंड रिवर्सल है, 0.5% के आसपास का पॉजिटिव मूव है। दबाव कौन से पॉकेट्स में आ रहा है?
टीसीएस रिजल्ट से पहले कमजोर हो रहा है, आधे % के आसपास ही कमजोरी है। इनफैक्ट कल वॉलेटाइल था और कल भी दबाव के साथ ही काउंटर बंद हुआ था। एक्सपेक्टेड है कि म्यूटेड परफॉर्मेंस होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक्सपेक्टेड था प्रेशर में। एचपीसीएल 2%, 2.25% के आसपास की अब कमजोरी है। बीपीसीएल दबाव में है। ल्यूपिन की अनिल जी बात कर रहे थे, 2% के आसपास का दबाव वहां पर है। जस्ट डायल में मेरे ख्याल से कल भी प्रेशर आया था, ऑलमोस्ट 4%, वायदा में कमजोर था, आज भी 2.25% के आसपास जस्ट डायल में कमजोरी है। इसके अलावा एसीसी रिजल्ट्स का रिएक्शन आपको याद होगा कल पॉजिटिव था, आज कुछ हद तक ठंडा पड़ता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि रिजल्ट्स के रिएक्शन की बात कर रहा हूं। एक काउंटर डीसीबी भी देख लीजिए, कल पॉजिटिव मूव था, आज वो पॉजिटिव मोमेंटम इंटैक्ट है, 1.25% के आसपास की तेजी के साथ। बिल्कुल। और वॉल्यूम के लिहाज से आशीष एक एक्शन मेरी स्क्रीन पर होता हुआ दिख रहा है, मयूर यूनिकॉर्टर, ये स्टॉक आपके सामने हाजिर करेंगे। यहाँ पर बीएससी और एनएससी दोनों ही जगह भारी भरकम वॉल्यूम होता हुआ दिख रहा है। 1.25% हिस्सेदारी कंपनी की बदलती हुई दिख रही है। लो इक्विटी बेस है और यहाँ पर बीएससी पर 2,60,000 शेयरों का कारोबार हुआ है और एनएससी पर 1,40,000 शेयरों का कारोबार, और यहाँ पर हिस्सेदारी भारी भरकम बदलती हुई दिख रही है। अब वॉल्यूम जो दिख रहे हैं काफी जबरदस्त दिख रहे हैं, तो यहाँ पर लगभग 2.5% हिस्सेदारी कंपनी की बदलती हुई दिख रही है इन दो बड़े सौदों के चलते। 455 रुपए पर ये ट्रेड्स होते हुए दिखे। काफी एक्शन में ये स्टॉक लंबे समय से रहा है और अब यहाँ पर आज वॉल्यूम के लिहाज से एक्शन होता हुआ दिख रहा है और एक्शन साफ तौर पर बाजार में शांत होता हुआ नजर आ रहा है। मयूर यूनिकॉर्टर्स ट्रैक करते हैं आप शर्मा साहब इस स्टॉक को, क्योंकि काफी अच्छा रन पिछले साल 1.5 साल में दिया है। रिजल्ट इसने अच्छा दिया है, रिटर्न अच्छे दिए हैं और ये इन्वेस्टर्स को जो रेशियोज हैं उस दृष्टि से देखा जाए तो उन सभी रेशियोज को अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह को अगर आप देखें तो इसमें काफी अच्छी कंपनी जो होती है वही इस कंपनी की भी है और ये ऑटो एंसिलरी मतलब एसेंशियली इसका जो कपड़ा है वो वहीं यूज होता है और अच्छा क्वालिटी के दामों से इसका बिकता है। लेकिन फिलहाल हमने इस स्टॉक पे कोई रिकमेंडेशन दिया, कोई रिपोर्ट निकाली नहीं है, लेकिन अपनी जो पर्सनल राय है उसके हिसाब से इसको कंसिडर आप कर सकते हैं पोर्टफोलियो में रखने के लिए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इंफ्रा कंपनीज में अब धीरे धीरे ऑर्डर्स बैक करने का सिलसिला अब शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे याद है कल की बात है, केएनआर कंस्ट्रक्शन को तगड़े ऑर्डर्स मिले थे परसों और कल उसमें शार्प रिएक्शन था। आज कैमन इंडिया को ऑलमोस्ट 850 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स की जो कल बाजार बंद होने के बाद खबर आई थी उस पर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। रजत, ये जो छोटा पॉकेट है हालांकि बड़ा वॉलेटाइल रहता है, एक तो कैमन इंडिया का स्टॉक आपने अगर ट्रैक करा हो, क्या लग रहा है सर किस हद तक के मोमेंटम यहां से इस स्टॉक को ले जा सकता है? और दूसरा, ऐसी कोई इंफ्रा रिलेटेड स्टोरी जो आपके रडार पे वो चार्ट्स में मजबूत नजर आ रही हो? देखिए, गैमन इंडिया मेरे ख्याल से आज जो मूवमेंट दिया है दिस इज वेरी एनकरेजिंग बिकॉज इसके ये अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 24 रुपया 85 पैसे के आसपास है और उसको टेस्ट करने में इट इज लाइकली टू टेस्ट दैट. Overall, I would say that Gammon India chart position is looking pretty good. In fact, it is going up on positive divergence and there is likely to be a major buy signal in Gammon Infra, maybe once it crosses 25 level. And after that, इसमें काफी अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखेगा. ऐसा चार्ट पैटर्न आपका इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर में कहीं में है, तो फिलहाल मैं कहूंगा कि आज के दिन ही इसमें इन निवेश की खरीदारी मत कीजिए, बट थोड़ा सा और चलने दीजिए. जो टेक्निकल सिग्नल के बाद में अच्छी मीडियम टर्म रैली होता है वो नजर आएगा, तब इसमें खरीदारी करना बेहतर होगा. क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है इतना प्रॉमिस दिखाते हुए भी अपना 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार नहीं किया बोल के वो फिर कंसोलिडेशन में चला जाता है. इसीलिए आज के दिन मैं कोई एक्स्ट्रा स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बट डेफिनेटली देयर विल बी ओकेजन टू डू सो गोइंग फॉरवर्ड. शर्मा साहब, टाटा मोटर्स डीवीआर पर आपसे राय लेना चाहता हूं, चूंकि आज स्टॉक 3% ऊपर है. जो खबरें हम बता रहे थे कि इस बात पर विचार किया जा सकता है कि डीवीआर को भी निफ्टी में शामिल किया जाए, इंडेक्स में शामिल किया जाए. टाटा मोटर्स डीवीआर एकमात्र कैंडिडेट है शायद जो क्लेम कर सके कि वो निफ्टी में आ सकता है. बाकी जो पेंटालून है, जैन इरिगेशन है, ये छोटे छोटे हैं. क्या कहीं डीवीआर में आपकी निवेशकों को खरीदारी की राय है? स्पेसिफिकली शेयर खरीदें या फिर डीवीआर खरीदें? हमारा जो कंप्लायंस है उसकी वजह से टाटा मोटर्स पे हम कमेंट नहीं कर सकते हैं फिलहाल. तो उसके ऊपर पर मैं इस मुद्दे पे जरूर कर सकता हूं. मेरे हिसाब से जो अगर आप जो सेम कंपनी का है स्टॉक आप खरीदते हैं ऑर्डिनरी और दूसरा उसी का डीवीआर, तो ऑब्वियसली जो निवेशक
मैनेजमेंट के प्रति आश्वस्त रहता है, उसको डीवीआर में पैसा डाल के बेहतर रिटर्न मिलता है। और कोई भी डीवीआर अगर ऐड होता है इन इंडेक्स के अंदर तो उसकी संभावनाएं काफी कम होती हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसकी वजह से काफी हद तक और लोग जो उसको फॉलो नहीं करते हैं उनको भी करना पड़ेगा। तो इससे बड़ी मेरे ख्याल से इसके ऊपर अभी काफी कुछ इसको एज ए डन डील नहीं लेना चाहिए इसके इंक्लूजन को लेके, और अगर होता है तो ये इन शेयर धारकों के लिए काफी अच्छी बात होगी। वैसे डीवीआर की बात हो रही है, टाटा मोटर्स की डीवीआर की हमने बात करी थी, 2.5% का पॉजिटिव मूव वहां पर है, लेकिन बाकी डीवीआर भी ऑब्वियसली एक्टिव हो रहे हैं। तो फ्यूचर रिटेल का 4-4.25% के आसपास का डीवीआर में मोमेंटम आता हुआ पॉजिटिव साइड में। जैन इरिगेशन का एक डीवीआर है 4.25% के आसपास की तेजी के साथ, वो कामकाज कर रहा है। तो डीवीआर आज ऑब्वियसली ट्रेड में एक्टिव होते हुए। लेकिन नितिन, इस समय क्या निफ्टी पे, इस समय क्या बैंक निफ्टी में कोई आपको देख के लग रहा है रणनीति बनती है, डिसाइसिव रणनीति आज के लिए? देखिए आशीष, निफ्टी अभी 2 पॉइंट डाउन है, बट फिर भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी बेटर है। 700 से एडवांसिंग है, 450 डिक्लाइनिंग है। तो ओवरऑल जो मोमेंटम लग रहा है वो ठीक लग रहा है। रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बेटर लग रहा है इस लेवल पे। अगर हम लोग कल का लो का स्टॉप लॉस रखें, निफ्टी फ्यूचर का लो करीब आता है 8757 के आसपास, तो हम लोग 8750 का स्टॉप लॉस रख के मुझे लगता है निफ्टी में बाइंग करनी चाहिए और निफ्टी में बाउंस बैक मिल सकता है, क्योंकि डेटा भी पॉजिटिव है और रिस्क रिवार्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल है। ओके, तो ये राय आती है यहाँ पर निफ्टी में, डेटा पॉजिटिव है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, खरीदारी का मौका देखना होगा। शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद बाजार संभलते हैं या फिर और कमजोर होते हैं। निफ्टी तो कोशिश कर रहा है आशीष संभलने की, लेकिन दिक्कत बैंक निफ्टी में है, जहाँ 1/4% का नुकसान ज्यादा नहीं है बैंक निफ्टी के लिहाज से, लेकिन है। चलिए, वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। शर्मा साहब, नितिन मुरारका जी और रजत बोस साहब, आप सबका शुक्रिया आज सुबह हमारे साथ जुड़कर बाजार पर सेक्टर पर। शर्मा साहब कुछ कहना चाहते हैं सर? हाँ बिल्कुल डिस्क्लोजर जी हुक्म करिए, कौन से क्या डिस्क्लोजर मैंने जो अपना जो रिकमेंडेशन इंडसइंड बैंक में दिया वो मेरे पास नहीं है, ओएनजीसी दिया रिकमेंडेशन वो मेरे पास नहीं है, और सेलन का मैंने ट्रेडिंग कॉल दिया वो मेरे पास नहीं है। और ये जो निवेशक और जो स्टॉक्स के बारे में आपके दौरान, इस शो के दौरान जो भी कमेंट किया गया है उसको हमारी रिकमेंडेशन न समझें, वो मेरे लिए एक डिस्कशन था। बिल्कुल प्ले सेफ, ये राय आती है शर्मा साहब की डिस्क्लोजर्स देते हुए। क्योंकि शर्मा साहब ने डिस्क्लोजर्स दिए, वैसे तो मैं रिटर्न डिस्क्लोजर्स चला रहा हूँ साथ में, लेकिन नितिन और रजत आपसे भी राय ले ली जाए, आपके भी कोई डिस्क्लोजर्स? नितिन पहले आप। जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया उसमें मेरी अपनी कोई भी होल्डिंग नहीं है, बट हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। जो हम क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं वही आपके शो पे भी डिस्कस करते हैं। रजत, मैंने ऑलरेडी सेलन बोलते वक्त डिस्क्लोजर दे दिया था, डिस्क्लोज किया कि ये तो उसी के अलावा बाकी जो जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात किया या तो वेल का डिस्कस किया, उसमें कोई पोजीशन नहीं है। लेकिन एक्टिव स्टॉक्स जो होते हैं, बीइंग अ ट्रेडिंग एडवाइजर, न्यूज़लेटर सेलर, आई वुड से दैट हम कभी भी इसमें कोई ना कोई रिकमेंडेशन अपना क्लाइंटों को दिया हो सकता है, उन लोगों की पोजीशन हो सकता है, लेकिन मेरा खुद का कोई पोजीशन नहीं है, ना तो मेरी फैमिली के कोई पोजीशन है। यही जानकारी आपके लिए। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। इस बीच भारतीय बाजार एकदम सपाट लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी की तरफ कामकाज करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाईलाइट है ब्रॉडर मार्केट्स में मोमेंटम पिकअप हो रहा है। तो मिड कैप्स 1/3, स्मॉल कैप्स में इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा, शायद मेरे ख्याल से 2/3% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज हो रहा है, और इसलिए मार्केट ब्रेड आज ट्रेडिंग सेशन में अब अच्छी खासी पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है। ये तो बाजार का अब तक का विश्लेषण था, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगी रितु अरोड़ा। उनसे खास तौर पे हम बातचीत करेंगे कि यहां से बड़े दिग्गज निवेशक जो हैं, जो बड़ा पैसा लगाते हैं बाजार में, वो बाजार को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। क्या इस किसी भी कमजोरी में लेवल्स के आसपास बाजार में क्या एग्रेसिवली बाइंग हो रही है उनके द्वारा, यहां से कैसी चाल रह सकती है, इन सब पे चर्चा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
एकदम शांत कारोबार होता दिख रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी पर 6 पॉइंट की कमजोरी यहां पर दिखेगी, लेकिन मिड कैप शेयर थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। 1/4% के आसपास की तेजी वहां पर नजर आएगी। और स्मॉल कैप इंडेक्स पर डालिए नजर, यहां पर भी हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। मजबूत कारोबार है और यही वजह कि बढ़ने वाले शेयरों की तादाद आपको बेहतर दिखेगी कमजोर शेयरों के मुकाबले में। लगभग 750 स्टॉक ऐसे हैं जो पॉजिटिव रेट कर रहे हैं, 425 शेयरों में नुकसान है। लेकिन कमजोर कड़ी बाजार की फिर से बैंक निफ्टी है, गिरावट तेज होती हुई दिख रही है। लगभग अब यहां पर आप 0.5% का नुकसान देख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा है नीचे की तरफ। ये एक संकेत आपके लिए शुरुआती कारोबार से साफ तौर पर दिख रहा है। जो इंडाइसेस हैं उन पर नजर डालें एक बार, किस तरह का कारोबार होता दिख रहा है। सबसे ज्यादा कमजोर तो बैंक निफ्टी है ही, 0.5% का नुकसान है यहाँ पर। कैपिटल गुड्स और रियल्टी शेयरों में भी 1/4% का नुकसान इस वक्त दिखेगा। थोड़े बहुत एफएमसी शेयर भी कमजोर है, लेकिन मजबूती के लिहाज से देखें तो आप फिर से देखिए आज ऑयल एंड गैस स्पेस ने जिस तरह का सहारा दिया है बाजार को, वो काफी जबरदस्त कहा जा सकता है। क्योंकि अगर यहां पर इतनी मजबूती नहीं होती, टॉप गेनर्स देखिए केन और ओएनजीसी दोनों ही आधा % मजबूत है। इनके अलावा रिलायंस में 1.25% की मजबूती। तो एक स्पेस तो ये है जहां से स्ट्रेंथ आ रही है। दूसरी स्पेस है टेलीकॉम कंपनियों की। कल की गिरावट से उबरकर भारती और आइडिया दोनों ही अब 1% मजबूत हो चुके हैं। तो टेलीकॉम स्टॉक सहारा देते हुए नजर आ रहे हैं। मेटल्स थोड़े से मजबूत हैं ग्लोबल मार्केट्स में, जिस तरह से कमोडिटीज के दाम तेजी से बढ़े हैं। हिंडाल्को, टाटा स्टील पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। और भेल, एनटीपीसी जैसी सरकारी कंपनियां भी अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश कर रही है मजबूती की तरफ। जो कमजोरी की बात हमने की, बैंक्स के अलावा ल्यूपिन, सिप्ला, डॉक्टर यानी कि फार्मा एक और स्पेस है जो कमजोर है। तो बैंक और फार्मा मिलकर दबाव बना रहे हैं बाजार पर। यह है इस वक्त का बाजार का रुझान। लेकिन आगे के डायरेक्शन पर राय लेते हैं, किस तरह से रणनीति आपकी होनी चाहिए इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में। हमारे साथ केनरा, एचएसबीसी, ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस की सीआईओ रितु गंगराड़े अरोड़ा कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। रितु जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल यही लेना चाहता हूं कि अप्रैल की इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हमने काफी बेहतर की है अगर मार्च की क्लोजिंग से कंपेयर करें तो, लेकिन अब बाजार थोड़े वोलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं रिजल्ट सीजन की शुरुआत में। कैसे देख रही हैं आप बाजार का डायरेक्शन और क्या अप्रोच है इस वक्त आपकी? धन्यवाद शो पर बुलाने के लिए। अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 14 ने करीब 17.5% रिटर्न दिया मार्केट, ब्रॉडर मार्केट ने, और पिछले इस फाइनेंशियल ईयर 15 में 26% का रिटर्न दिया। तो दो बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स के साथ हम ये वाला फाइनेंशियल ईयर शुरू कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, पर मैं मानती हूँ कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर प्रेशर बना रहेगा। थर्ड क्वार्टर अगर डिसअपॉइंटिंग था तो फोर्थ क्वार्टर के लिए एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा मॉडरेट हो गए हैं और सोबर हो गए हैं। और अगर उसी तरह से रिजल्ट आते हैं, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होते, तो मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर और लगेंगे जब तक हम ग्रोथ रिवाइवल और कॉर्पोरेट अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट नहीं देखते। तब तक मार्केट एक साइडवर्ड ही रहेगा, बहुत बड़ा उछाल यहां से नहीं बनेगा। 5-7% के करेक्शन के बाद मार्केट अट्रैक्टिव लगने लगेगा। तो अगले कुछ महीने सेक्टर स्टॉक रोटेशन हम देखेंगे, बट लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए पॉजिटिव है। इंडिया जैसे कि अभी आईएमएफ ने भी डिक्लेयर किया है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो जाएगा, चाइना को भी पीछे छोड़ देगा अगले कुछ सालों में। तो इकोनॉमी जब इंप्रूव होती है तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी इंप्रूव होंगी, पर अभी सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इंप्रूव हैं और कॉर्पोरेट अर्निंग्स नहीं दर्शा रहे। तो लॉन्ग टर्म बुलिश है और शॉर्ट टर्म रोटेशनल वॉलेटिलिटी रहेगी। ऋतु जी, जो रिजल्ट्स की बात आपने कही, वैसे तो एक आम राय अब बाजार में बन चुकी कि इस तिमाही के नतीजे खराब रहेंगे, हो सकता अगली तिमाही भी खराब रहे। जब सबको पता है तो क्या ये मानकर चलना ठीक है कि इस प्राइस में कमजोर नतीजे भी दिख रहे हैं, या फिर कमजोर नतीजों के दम पर बाजार और गिरेगा? इसलिए मैं एक बहुत बड़ा करेक्शन नहीं देखती। मैं मानती हूं कि ये सभी ने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है, और जब मार्केट एक्सेप्ट कर लेता है फ्यूचर फैक्ट तो वो डिस्काउंट हो जाने चाहिए, बट इससे फिर मजबूती भी नहीं आएगी। ये ग्रेविटी होगी फंडामेंटल्स की, कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स की, जो मार्केट को पुल डाउन करती रहेगी। जबकि इंप्रूविंग मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, इंटरेस्ट रेट हो, क्रूड हो, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हो, करेंसी की स्टेबिलिटी हो, सभी एक स्ट्रेंथ देते हैं मार्केट को। तो इस दोनों तरफ से जो आकर्षण, अलग अलग तरह का खिंचाव रहेगा मार्केट पर, इसलिए मार्केट बहुत मूव नहीं करेगा। बट इन फंडामेंटल्स से, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर से जो सेक्टर्स इंपैक्ट होंगे, उनमें हम काफी रोटेशन देखेंगे। जैसे कि आईटी सेक्टर बहुत लाडला होता था, लास्ट कुछ हफ्तों में हम देख रहे हैं कि उससे, क्योंकि करेंसी का प्रेशर है, इसलिए उस पे लोगों का निवेश कम हो रहा है।
तो इस तरह के सेक्टरल रोटेशंस हम देखेंगे। ओके, लेकिन बैंक्स एक ऐसी स्पेस है जो बाजार की अपसाइड को लिमिट कर रही है, फिर कमजोरी की तरफ खींच रही है, और वो भी तब जबकि हम अच्छे रेट कट्स देख चुके हैं, इन्फ्लेशन काबू में आता हुआ दिख रहा है, उसके बावजूद बैंकिंग शेयर चल नहीं रहे। क्या वजह आपकी, क्या यहाँ भी कमजोर नतीजे हैं, या फिर एसेट क्वालिटी है, या फिर ये सब तो सबको पता है, उसके बावजूद बैंक्स में इस तरह की गिरावट क्यों है? बैंक्स में मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रेशर, एक तो मार्जिन इंप्रूवमेंट नहीं है बैंक्स में, क्रेडिट ऑफटेक का बहुत लो है, कई क्वार्टर्स के बाद इस बार थोड़ा सा स्टेबल दिखा है क्रेडिट ऑफटेक, बट जो एक्सपेक्टेशन है उससे बहुत दूर है। एनपीएस की प्रॉब्लम और रिस्ट्रक्चर्ड लोन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है, और ज्यादातर पीएसयू बैंक्स इन्हीं पीड़ाओं से पीड़ित हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रिलेटिवली बेटर कर रहे हैं, और ये एक बहुत डाइकोटमी है दोनों के परफॉर्मेंस में भी और बैलेंस शीट्स में भी। और बैंक्स आर द अदर साइड ऑफ द कॉइन ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, तो जब तक इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं लौटती है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स में हमें इंप्रूवमेंट नहीं दिखता, बैंक की बैलेंस शीट्स तो स्ट्रेस्ड रहेंगी ही, और वो दर्शा रहे हैं कि इकोनॉमी में बॉयंसी तो आ रही है पर अभी तक नतीजों में नहीं दिख रही। तो बैंक डेफिनेटली एक 30% है इंडेक्स का अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स देखें तो, और वो मार्केट्स को सोबर रखेंगे। जी, एक और स्पेस जो अब थोड़ी सी एक्शन में आती हुई दिख रही, पिछले 2 महीनों के आईआईपी के आंकड़े देखें तो थोड़े सुधार के संकेत दे रहे। क्या इन सुधारों के दम पर, और क्योंकि आगे चलते हुए रेट कट तो इवेंचुअली होना ही है और ग्रोथ को ट्रैक पर लाने के लिए सरकार की स्पेंडिंग भी बढ़ेगी, क्या अब ये स्पेस ऐसी है जहां पर कमजोर नतीजे आए, या फिर करेक्शन दिखे तो खरीदारी के मौके दिखते हैं आपको? डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर कैप गुड्स में निवेश करते रहना चाहिए। जब भी कोई करेक्शन आता है और स्टॉक का अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिलता है तो लंबे नजरिए को देखकर, लंबे निवेश को देखकर निवेश करते रहना चाहिए। और एक बैलेंस बनाए रखने के लिए अभी भी फार्मा, कंजम्पशन, ऑटोमोबाइल्स, कुछ हद तक आईटी जैसे सेक्टर्स में भी निवेश रखना चाहिए, ताकि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। एक और स्पेस जहां पर अब चूंकि आज से नतीजों की शुरुआत होनी है, और वो है आईटी शेयरों की। टीसीएस इस बार लीड करता हुआ दिखेगा नतीजों के लिहाज से। ये बताएं कि आईटी शेयरों को लेकर भी बड़ी चिंता है कि क्रॉस करेंसी हेडविंड्स हैं और इस बार नंबर शायद उतने मजबूत ना दिखे। आप कैसे देख रहे हैं आईटी स्पेस को? और भले ही नंबर्स कमजोर रहे भी इस तिमाही के, लेकिन जिस तरह की रेवेन्यू और प्रॉफिट विजिबिलिटी है, क्या आईटी शेयरों को पोर्टफोलियो में रखना ठीक रहेगा? आईटी सेक्टर मुझे अभी भी अच्छा लगता है। ये डेफिनेट फैक्ट है कि डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, यूरो डेप्रिशिएट हो रहे हैं, रुपी स्थिर है, और इस सब के मद्देनजर एक क्रॉस करेंसी इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग आएगा आईटी के नतीजों पर दूसरा पहलू ये है कि वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी बहुत अच्छी रही है, रेवेन्यू ग्रोथ है, यूएस इकोनॉमी के सुधार के साथ बिजनेस अच्छा होता दिख रहा है। तो इसलिए आईटी सेक्टर में एक अर्निंग्स ग्रोथ मार्केट से तो बेहतर आ ही रही है, और अगर हम अर्निंग्स के मद्देनजर देखें तो उस तरह का परफॉर्मेंस ये स्टॉक्स देना ही चाहिए अगले कुछ सालों में भी। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहा है पिछले 2 साल की रैली में भी। तो आईटी सेक्टर में निवेश बनाए रखना चाहिए, ये मानते हुए कि अभी करेंसी हेडविंड्स हैं और शायद ये बने रहेंगे अगले कुछ क्वार्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया रितु जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और सारे सेक्टर्स पर बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये थी रितु गंगराड़े अरोड़ा जो कह रहे हैं कि बाजार में सेलेक्टिवली खरीदारी के मौके अब भी हैं लंबी अवधि के लिहाज से। शांत ट्रेड है बाजार में। आज 20 अंक नीचे, सेंसेक्स 10 अंक नीचे, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी हरी निशान के साथ तेजी, और बैंक निफ्टी है 0.5% कमजोर। बढ़ने वाले शेयर बेहतर है, 700 शेयर और 525 शेयरों में नुकसान के साथ कारोबार होता। इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारा फोकस होगा कुछ और कंपनियों पर। टाइटन खासतौर से जहां पर काफी मुद्दे हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। टाइटन के मैनेजमेंट से भास्कर भट्ट साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, और हम आपके लिए कुछ बेहतरीन बम्पर स्टॉक्स भी लेकर आएंगे जहां पर आपके लिए निवेश के मौके बनेंगे। बने रहिए हमारे साथ।
और बाजार यहाँ पर एकदम डायरेक्शन की तलाश में है, शांत ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, कोई खास तेजी या मंदी का माहौल नहीं बन रहा है। लेकिन एक स्पेस जो काफी एक्शन में है और वो है गोल्ड से जुड़े कारोबार करने वाली कंपनियां, और हमारे साथ इसी स्पेस की एक दिग्गज कंपनी टाइटन, इस पर हमारे साथ कंपनी के एमडी साहब भास्कर भट्ट साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भट्ट साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। काफी मुद्दे हैं जिन पर आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन शुरुआत उस मुद्दे से करता हूं जो इस वक्त काफी चर्चा में है। सरकार ने बजट में 1 लाख से ज्यादा की सोने की खरीदारी पर पैन कार्ड देना कंपल्सरी किया, उसको लेकर काफी दिक्कतें भी होती दिख रही, काफी जेम्स ज्वेलरी कंपनियां इसका विरोध भी कर रही है। क्या वजह है, आपको लगता है कि ये नियम काफी कड़ा है, और किस तरह का असर आपकी इंडस्ट्री पर पड़ता हुआ दिख सकता है इसका? देखिए, अब तक तो ये गैजेट पर नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, नोटिफाई नहीं हुआ है। इन्होंने इंडिकेट किया है फाइनेंस मिनिस्टर में स्पीच में, बजट स्पीच में, कि वो करना चाहते हैं केवल ज्वेलरी नहीं, हर खरीदारी पर। यानी अगर कैश में खरीदना है 1 लाख रुपए के ऊपर कोई भी चीज, तो आपको पैन कार्ड डिक्लेयर करके दिखाना पड़ेगा। सो इसमें 2-3 चीजें हैं स्पेशली ज्वेलरी को जो इफेक्ट करते हैं। एक तो क्या है, ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, प्रेशियस मेटल की ज्वेलरी जो है वो बेसिकली हाई वैल्यू होती हैं, और भारत में का ये एक कैटेगरी है जो हर किस्म का फैमिली, हर वर्ग का आदमी खरीदता है, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल सिस्टम इतनी डीपली पेनिट्रेटेड नहीं है, और ये एक करेंसी जैसा है गोल्ड, और इसमें देयरफॉर इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट भी है, और लॉन्ग टर्म स्टोर ऑफ वैल्यू जिसको कहते हैं वो भी है, और ईज ऑफ एनकैशमेंट, क्योंकि लोग पॉन ब्रोकर्स को देते हैं, उससे लोन लेते हैं, फिर वापस ले लेते हैं उनकी ज्वेलरी। तो ये सब मध्यम और पुअर लोअर इनकम कैटेगरीज के लिए ये बहुत ही एक हैबिट है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना। और इनके पास पैन कार्ड क्या, बैंक अकाउंट्स भी शायद नहीं है, और उनका अर्निंग्स भी कैश में होता है। अगर आप इनको अफेक्ट करेंगे, ये जो 5 लाख का आजकल चल रहा है, अभी तक तो जो लिमिट है वो 5 लाख का है, और उसको 1 लाख को ले आएंगे, तो मोस्ट इम्पैक्टेड विल बी गोल्ड ज्वेलरी। क्योंकि आज किसी भी फैमिली में अगर आप देखेंगे तो जो स्त्री है, वाइफ है, वो मदर है, वो कलेक्ट करती हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर द लड़की की शादी के गोल्ड खरीदने के लिए। अगर उनके पास, अगर आप पैन कार्ड मांगे, हाँ आप उनके हस्बैंड से मांग सकते हैं, बट आप देखिए 170 मिलियन पैन कार्ड हैं, और उसमें केवल 30 मिलियन आर टैक्स पेयर्स एक कंट्री में। सो ये एक नहीं, ये गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है वो तो सही है, बिकॉज लॉट ऑफ उनको ब्लैक मनी, अनअकाउंटेड मनी को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये सही है। लेकिन मोस्टली जो इनकम टैक्स अवॉइडेंस, इवेजन जो होता है, वो इट इज नॉट हैपनिंग एट द लोअर लेवल्स ऑफ इनकम, इट इज हैपनिंग मोर एट द हायर लेवल्स ऑफ इनकम। तो हमारा एक एटलीस्ट डायरेक्शनली हम ये चाहेंगे कि इंडस्ट्री की ओर से इसको 5 लाख से हालांकि 10 लाख करना चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए अगर कोई भी ज्वेलर हो या कस्टमर उसको अगर ब्रेक करे। एंड देखिए, हमारी कंट्री में कंप्लायंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम क्या है कि इनकम टैक्स, अगर आप पैन कार्ड देने से इनकार क्यों करते हैं? क्योंकि एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक इमेज ही अलग है, क्योंकि अगर हम देंगे तो इरिटेशन शुरू हो जाएगा। इवन इफ यू आर अ गुड टैक्स पेयर, बहुत क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपने दिया भी क्यों पैसा। हमारे पर्सनली मेरे को भी हुआ है, मैंने किसी छोटे विलेज में किसी को एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन के लिए मैंने बाय डिमांड ड्राफ्ट पैसे भेजे थे, तो उसका क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कौन है,
किसको दिया आपने, क्यों दिया, ये कोई होता है? हमारा तो फुल्ली टैक्स पेड अमाउंट है. सो इवन एट माई लेवल इफ देयर इज दिस काइंड ऑफ फीलिंग. सो ये सेकंड बात है. और तीसरी बात ये है कि अगर लेडीज आप फैमिली ज्वेलरी आप वो ले आते हैं किसी दुकान में, मीन्स उनका 20 साल 30 साल मदर का ज्वेलरी या उनके ग्रैंड मदर का ज्वेलरी हो, दादी माँ का ज्वेलरी हो, और उसको ले आके वो उन्होंने दिया होगा उनको, उसके बाद उसको एक्सचेंज में ले आएंगे फॉर कन्वर्जन इनटू मॉडर्न ज्वेलरी. अगर उसको आप उस पर पैन कार्ड और मांगेंगे, वो कहाँ से ले आएंगे? हाँ, हस्बैंड का पैन कार्ड होगा, लेकिन उसका वैल्यूएशन इतना बढ़ गया है. और ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं. और हम ये चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन भट्ट साहब काफी वित्त मंत्री को हमने भी पहुंचाए हैं. आपकी इंडस्ट्री की आवाज देखना होगा. अब क्या इसमें कहीं रिलैक्सेशन होता है? लेकिन एक चीज और जिस पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूं वो है इस वक्त डिमांड सिनेरियो कैसा दिख रहा है आपके बिजनेस के लिए, खासतौर से डिस्क्रिशनरी डिमांड जो है, क्या कहीं कोई सुधार होने के संकेत दिख रहे हैं? देखिए, आज 16 तारीख है. अक्षय तृतीया के लिए 5 दिन बाकी हैं. और अक्षय तृतीया एक बड़ा गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का एक बड़ा अवसर है लोगों के लिए. हम कल किसी गोल्ड ग्लोबल इंडस्ट्री के बारे में, आई मीन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इनफॉर्मली बात कर रहे थे उनके साथ. वो कह रहे हैं कि कोई एक्साइटमेंट दिखाई नहीं दे रहा है. मीन्स गोल्ड परचेस में या नॉर्मल चल रहा है, ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं है पिछले. लेकिन हम ये देख रहे हैं मार्केट प्लेस में हर बड़ा ज्वेलर कोई स्कीम निकाला है अक्षय तृतीया के लिए, बड़े बड़े एड्स आ रहे हैं, नए दुकान खुल रहे हैं. सो द होप्स ऑफ द ज्वेलर्स आर वेरी हाई कि डिमांड विल पिक अप. कोई मेजर पिकअप नहीं है, ये हम कहना चाहेंगे. और ये शायद एक तो गोल्ड का प्राइस ही लो है, लेकिन अक्षय तृतीया के आसपास में मेरे को लगता है काफी पीक होगा डिमांड का. और अभी वेडिंग सीजन भी चल रहा है, तो एटलीस्ट ज्वेलरी एंड वॉचेस हमारे जो 2 बिजनेसेस हैं जो इम्पैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ वेडिंग सीजन, देयर विल बी अ पिकअप. बट कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिमांड इम्प्रूवमेंट नहीं है. कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन का जो हम चाहते थे, वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो तो नहीं हो रहा. और कल के तो IMF का जो डिक्लेरेशन हुआ है कि वी विल ओवरटेक द चाइनीज इकोनॉमी, एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई, लेकिन ऑन द ग्राउंड कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा. बिल्कुल. शुक्रिया भट्ट साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इन सब मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए. लेकिन इस बीच बाजार 30 अंक नीचे है, सेंसेक्स पर 15 अंक नीचे निफ्टी पर. लेकिन इस कमजोरी के बाजार में ही आपके लिए मौके है सही निवेश के. और अब बात करेंगे आज के बम्पर मुनाफे वाले शेयरों की. ऐसे शेयर जहां पर निवेश करके आप कमा सकते हैं मोटा मुनाफा. और बम्पर कमाई वाले शेयर लेकर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के MD आशीष कुकरेजा. आशीष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC से आवाज पर. बताइए, पहला स्टॉक कौन सा है जहां पर आपको लगता है कि इस वक्त निवेश करके एक अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? देखिए अनिल जी, ये साल थोड़ा क्रिटिकल होगा, पिछले साल जैसा नहीं होगा. आपकी स्टॉक पिकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. और आज जो मैं पहला स्टॉक दे रहा हूँ, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ नेटको फार्मा, जो हमने कभी बहुत टाइम पहले 200-250 के भाव पे दिया था. सो दिस स्टॉक इज ऑल्सो फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री. यूनिकैम लैब ले रहे हैं हम. हमें लगता है कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें वैल्यूएशन गैप अब बहुत बड़ा हो चुका है. इस समय जो छोटे मंझोले फार्मा शेयर है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी हो गई हैं, जिस तरह से फार्मा सेक्टर ने पिछले कुछ दिनों में मूवमेंट दिखाई है. अगर आप देखें तो इस कंपनी का जो यूएस बिजनेस है वो आने वाले कुछ सालों में डबल होगा यहाँ से, और डोमेस्टिक बिजनेस भी डबल डिजिट की तरफ जाएगा, ग्रोथ की तरफ जाएगा. FY17 के नंबर्स को अगर मैं पर्सपेक्टिव में लूं तो 10x का आपको इसमें फॉरवर्ड अर्निंग मल्टीपल मिलता है, और जो कि अगर
आप इस सेक्टर को कंपेयर करें तो कोई भी अच्छा स्टॉक इस समय 22-23 के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा। तो क्लियरली ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी अपसाइड है इस स्टॉक में इन लेवल्स के बाद। हमें ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा फार्मा स्टॉक है जो आपको सेफ्टी भी देगा और मार्केट के साथ साथ डबल होने के भी इसके चांसेस हैं इस साल में। पिछले साल क्यों ये थोड़ा लैकलस्टर था अच्छे फार्मा जोन में भी, क्योंकि जो ड्रग कंट्रोल प्राइस जो आया था उसके करके इसके काफी दवाएं वहां चली गई थी। लेकिन अब सरकार ने अलाउ किया है कि इन्फ्लेशन रिलेटेड जो 4% 5% हाई की कंपनीज ले रही हैं, तो एकदम से बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा इसके नंबर्स पे। और मुझे लगता है एक ऐसी कंपनी है जो दूसरी नेटको फार्मा बन सकती है। ओके, तो यहाँ पर पहला स्टॉक है यूनिकैम लैब, जहां पर अच्छे खासे रिटर्न्स आ सकते हैं। और आशीष कह रहे हैं कि नेटको फार्मा की तरह ये एक बम्पर स्टॉक हो सकता है। 350 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। यूनिकैम लैब में 10% का बड़ा उछाल दिखाता हुआ ये स्टॉक। आशीष बताइए, इसी तरह का और कौन सा स्टॉक है आपकी लिस्ट में जो दे सकता है बेहतरीन मुनाफा? देखिए, जो दूसरा स्टॉक हमने लिया है वो एक स्मॉल कैप प्रोबेबली एक छोटी कंपनी है। गणेश इकोस्फेयर करके एक स्टॉक है जो कि रिसाइकलिंग में है। और अब जो यहाँ पर बज़वर्ड है हमारी मार्केट में वो रिसाइकलिंग और रिन्यूएबल, ये सब चीजों पे बहुत ध्यान जाएगा, इस सेक्टर पे बहुत ध्यान जाएगा। कंपनी बहुत अच्छी है, पेट बोटल्स को रिसाइकिल करके उसमें से यान बनाती है। इस समय वो इंडिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है। पहले रिलायंस के साथ कम्पीट करती थी, रिलायंस को काफी पीछे छोड़ चुकी है। 600 टन पर एनम से शुरू होकर अब वो 66,600 टन पर एनम की प्रोडक्शन करती है ये कंपनी। बहुत ही उम्दा मॉडल है, 2 प्लांट है रुद्रपुर और कानपुर में। इस समय अगर आप नंबर्स को पर्सपेक्टिव में लें इस कंपनी के, तो ऐसा लगता है कि यहाँ से भी आपको अगर ईवी ईबिटा के लेवल्स पे इन नंबर्स को देखें तो बहुत बड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी। 800 करोड़ की सेल्स अगले साल ये कंपनी दिखा सकती है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 100 करोड़ से ऊपर का ईबिटा आएगा। और इस समय सिर्फ 210 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। तो क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इस कंपनी की बहुत अच्छी अपसाइड है आने वाले टाइम में। और काफी यूनिक मॉडल है, एंट्री बैरियर्स हैं इस मॉडल में। और यही जो आपको मैंने प्रोडक्शन की बात करी 66,000 की, आने वाले कुछ सालों में उसको वो 1 लाख टन पर एनम के ऊपर ले जा सकते हैं। सो एकदम अनचार्टेड टेरिटरी में ये कंपनी है। मुझे लगता है कि ये भी ऐसा स्टॉक है जो इस साल में डबल होने की पोटेंशियल रखता है। ओके, ये स्टॉक भी यहाँ से डबल हो सकता है। 225 रुपए का लक्ष्य यहाँ पर गणेश इको के लिए भी लेकर चले हैं। आशीष, दोनों स्टॉक्स जो आपने पसंद किए काफी जबरदस्त रिटर्न दे रहे हैं। गणेश इको देखिए 11% का अच्छा खासा रनअप दिखा चुका है और यूनिकैम लैब में भी 13-13.5% की बड़ी उछाल आती हुई दिख रही है। कोई डिस्क्लोजर्स आप देना चाहेंगे? अनिल जी, सेफ टू अज्यूम जो स्टॉक मैंने आपको अभी डिस्कस किए हैं वो हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हो सकते हैं। आई पर्सनली होल्ड पोजीशन इन बोथ द स्टॉक्स। ओके, पर्सनली दोनों ही शेयरों में निवेश है आशीष का और साथ ही इनके क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन भी है। तो ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आशीष की तरफ से। शुक्रिया आशीष आपका, हमारे लिए वक्त निकालकर ये 2 बेहतरीन पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बड़े उछाल आते हुए दिख रहे, 12% का बड़ा उछाल गणेशा में और यूनिकैम लैपटॉप 15% ऊपर हो चुका है। काफी जबरदस्त रिटर्न। और मुझे याद है आशीष ने नेटको फार्मा काफी पहले 250-300 रुपए के आसपास रिकमेंड किया था, उस स्टॉक में भी काफी बड़े रनअप दिए थे। चलिए बाजार पर डालिए नजर। 25 अंक ऊपर है, नीचे है सेंसेक्स और 15 अंक नीचे है निफ्टी। मिड कैप शेयर अब लाल निशान में फिसल चुके हैं। सेंसेक्स और निफ्टी की तरह अब यहां पर भी कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है और बैंक निफ्टी में कमजोरी है 0.5% की। तो अब धीरे धीरे मामला कमजोरी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहली बार अब ऐसा हो रहा है दिन के दौरान कि बढ़ने वाले शेयर कम है और कमजोर शेयरों की तादाद बढ़ती हुई 700 के नजदीक पहुंचती हुई अब ये दिख रही। तो ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा अब ज्यादा गहराता हुआ आपको नजर आएगा। ये है इस वक्त का रुझान। पहला सौदा में लेकिन आज के लिए इतना ही लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद होगा आपके लिए अगला शो आवाज IPL। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।